हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 है कॉमर्स में अकाउंटिंग पेपर के लिए आपका अपना चैनल तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही पहला आपका यूनिट फर्स्ट का ही एक पार्ट है आपका, जिसका नाम है आपका है कंपनी अकाउंट में, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर के नाम से जानते हैं। आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा थियोरेटिकल का पार्ट। आज आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कंपनी में कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो शब्दावली है, शेयर जिसे हो सकता है, अंश पूंजी क्या हो सकता है, अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, अंश होता क्या है, अंश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब महत्वपूर्ण बातों पर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पहला आपका टॉपिक आपसे कह रहा है अंश पूंजी। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी की स्थापना करता है तो उसको स्थापित करने में उसे कुछ न कुछ पैसे के रूप में, पूंजी के रूप में पैसा लगाना पड़ता है। वास्तव में किसी भी व्यवसाय की दिशा में अगर हम लोग बात करें तो पूंजी ही उसके व्यवसाय की एक रक्त मानी जाती है। जिस प्रकार अगर एक इंसान के बॉडी से अगर ब्लड को निकाल दिया जाए तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है, इसी प्रकार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस में पैसा या वित्त कह लीजिए या कैपिटल कह लीजिए, उसका रक्त है, उसका ब्लड है। अगर इस ब्लड को ही बिजनेस में न रहने दिया जाए तो बिजनेस आपका नहीं अधिक दिन तक चल नहीं पाता। तो इसकी तुलना किया गया है एक प्रकार से रक्त से या ब्लड से किया गया है। तो एक कंपनी के संदर्भ अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एक कंपनी जब इस पैसे को या इस पूंजी को जनता से अपने शेयर को इश्यू करके या अपने अंशों को निर्गमित करके जब जनता से पैसा प्राप्त करता है तो यही हमारा कहा जाता है अंश पूंजी या शेयर कैपिटल। ध्यान रखिए, कंपनी की जब पूंजी को विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो उसका एक टुकड़ा ही हमारा शेयर कहलाता है। और इस शेयर को इश्यू करके जनता के बीच में इसको निर्गमित करके, उसका अलग प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा निर्गमित करके जब जनता से पैसा प्राप्त किया जाता है कंपनी के द्वारा तो वह हमारा कहलाता है शेयर कैपिटल या अंश पूंजी। पूंजी हमारा वही है, लेकिन जब ये पूंजी आप जनता से शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा प्राप्त करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा शेयर कैपिटल। बात आपको समझ में आई? अगर दूसरी बात करेंगे हम लोग, दूसरा करा अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला अगर आपका कर है तो वह एथराइज कैपिटल। ध्यान रखिएगा, अधिकृत पूंजी एथराइज कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल, हाँ इसका एक और नाम है, इसका नाम है नॉमिनल। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल कैपिटल के भी नाम से इसको जानते हैं, नाम मात्र पूंजी। ध्यान रखिए, यही वो ऐसी पूंजी होती है जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपको मालूम होगा कि जब भी कोई कंपनी भारत में खोलना है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, खोलना हो तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक कंपनी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वही उसकी कहलाती है एथराइज कैपिटल या उसकी कहलाती है अधिकृत पूंजी। एक कंपनी अपने जीवन काल में एक पूंजी की एक निर्धारित सीमा निर्धारित कर देती है। इस निर्धारित सीमा को निर्धारित करने के बाद कंपनी उसमें घटा बढ़ा नहीं सकती है, वो फिक्स हो जाता है। तो उतने मान लिया जाएगा, उतने पैसे से, उतनी पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए ये हमारा अधिकृत पूंजी हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के नाते इसे रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, और इसे नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं कि कंपनी के पूंजी वाक्य में इस बात का मेंशन, कंपनी के पास से जो सीमा नियम होता है आपका आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उसमें कैपिटल जो आपका पूंजी वाक्य है उस पूंजी वाक्य में इसका नाम का मेंशन होता है, इसलिए इसे हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरी बात, एथराइज कैपिटल देखा जाए तो जो बैलेंस शीट होता है, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा होता है, उसके सबसे ऊपर सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले एथराइज कैपिटल को ही दिखाते हैं। उसके पर्टिकुलर में जितने भी शेयर होते हैं, मान लीजिए कंपनी के 20,000 शेयर हैं और मान लीजिए एक शेयर का रेट 100 है, तो ऐसे गुणा करके इसे आउटर वाले कॉलम में अगर हम लोग गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 20 लाख। इसको करने के बाद इसके नीचे दो अंडरलाइन हम लोग दो अंडरलाइन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका ये डबल अंडरलाइन करने से इसका टोटलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस इस बात का केवल मेंशन होता है कंपनी का एथराइज कैपिटल अगर है तो कितना है। मतलब शेयर होल्डर को या आम जनता को दिखाने के लिए
कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सबसे पहले आप अपने एथराइज कैपिटल को अपने अमाउंट वाले कॉलम में दिखाकर उसके नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिए, जिसका कि उसके टोटलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आपसे कह रहा है निर्गमित पूंजी। दूसरा हमारा कह रहा है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। थोड़ा निर्गमित पूंजी के बारे में समझ लीजिए, निर्गमित पूंजी क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी ये जो मैंने बताया आपको, अधिकृत पूंजी का वह भाग जितने भाग के लिए जनता शेयर इशू कर देता है जनता को कि आप मेरे शेयर को खरीद लीजिए, वह हमारा कहलाता है निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल। सपोज कीजिए ये मान लीजिए कंपनी का एथराइज कैपिटल हो गया, इतने से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लीजिए टोटल आपका 100% है, ये टोटल हमारा कितना है 100% है। तो इस पूरे 100% में से कंपनी जितना भाग, यानी कि जितना भाग जनता को इशू कर देता है खरीदने के लिए, जितना भाग इशू कर देता है, मान लीजिए 30% भाग जनता को इशू कर देता है, निर्गमित करता है शेयर को खरीदने के लिए, तो ये पूंजी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने एरो बनाया है ये हमारा कहलाएगा इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग, यानी कि पूरा आपका अधिकृत पूंजी एथराइज कैपिटल है, उसका वह भाग जितने के लिए कंपनी ने जनता को खरीदने के लिए शेयर को निर्गमित कर देता है, वो हमारा इशूड कैपिटल कहलाता है। अगला जो आपसे कह रहा है वो अनिर्गमित पूंजी या अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल वह कैपिटल होता है जो अधिकृत पूंजी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे मैं बात करूं 100 में आपका 30% भाग हमारा क्या होगा, इशूड कैपिटल हो गया। जो ये पार्ट आपका जो बचा हुआ है, जो 70% आपका पार्ट बचा हुआ है, वह हमारा क्या कहलाएगा, अनिर्गमित पूंजी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इस अनिर्गमित पूंजी को जो हमारा अनइशूड कैपिटल है, इसे हम लोग बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं तो हमारा एथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल को ही हम लोग दिखाते हैं, अनइशूड कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, पहला हमारा हो गया एथराइज कैपिटल, दूसरा हमारा हो गया निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, तीसरा अनइशूड कैपिटल। अगर नेक्स्ट की बात करें, अगला आपसे कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान रखिएगा, प्रार्थित पूंजी इसको हिंदी में सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ध्यान रखिए, ये जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल है वह इशूड कैपिटल का वह भाग होता है जितना अंशधारी ने खरीदने के लिए कंपनी को आमंत्रित कर दिया है। कहने का तात्पर्य है, हाँ एक मैंने शब्द का नाम लिया है, एक शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर, इसको हिंदी में हम लोग अंशधारी के नाम से जानते हैं। अंशधारी वह व्यक्ति होता है जो कंपनी में शेयर को खरीदने के लिए कंपनी में आमंत्रित या उसको इनविटेशन भेजता है। मतलब कोई भी आम जनता, कोई भी पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है जो कंपनी को शेयर को खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन डाला हो, वह व्यक्ति शेयर होल्डर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये कह रहा है आपका इशूड कैपिटल का वह भाग जितने भाग के लिए शेयर होल्डर ने कंपनी में एप्लीकेशन भेज दिया है, वह हमारा कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। नाम से स्पष्ट सब्सक्राइब करना, मतलब इतने शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक ने कंपनी के पास आवेदन पत्र भेज दिए कि भाई मुझे शेयर चाहिए, तो वह हमारा कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, वह हमारा कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान रखिए, अगला आपका कह रहा है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कैपिटल जो आपका है प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी पैसा प्राप्त कर रही है, कंपनी सामान्यतः जो पैसा अपने अंशधारी से प्राप्त करती है वह एक साथ इकट्ठा प्राप्त न करके बल्कि उसे छोटे छोटे किस्तों के रूप में, यहाँ पर किस्त की मैं बात करूँ तो यह याचना समझ लीजिए, याचना जिसको हम लोग कॉल के नाम से जानते हैं। कंपनी विभिन्न छोटे छोटे किस्तों के रूप में या याचनाओं के माध्यम से प्राप्त करती है, तो यह हमारा कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल, यह हमारा कहलाता है कॉल्ड अप। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से जो पैसा प्राप्त कर रही है या पैसा जो मांग रही है उसे विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों किस्तों के रूप में या याचनाओं के रूप में, वह पूंजी हमारा कहला रही कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल कर रही कंपनी, कॉल कर रही भाई आप पैसा अपने शेयर होल्डर से कि आप अपना पैसा जमा कर दीजिए। अगला करा पेड अप कैपिटल, नाम से स्पष्ट करा पेड अप कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर ने जितने यहाँ पर सब्सक्राइब तो कर दिया है, धीरे धीरे पैसा मांग रही है कंपनी। इसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि याचित पूंजी या कहिए इसका भाग, वह भाग जितने के लिए शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा पे कर दिया है। शेयर होल्डर ने कंपनी को जितना पैसा पे कर दिया, जितना पैसा भुगतान कर दिया है, वह हमारा कहलाता है पेड अप कैपिटल, वही हमारा कहलाता है चुकता पूंजी। आप कह सकते हैं चुकता पूंजी वह आपका होता है जितने अंशों के लिए अंशधारी ने कंपनी को रकम या पैसा भेज चुका है या चुकता कर दिया है, वो हमारा कहलाएगा पेड अप कैपिटल।
यानी कि अगला आपका क्या रहा है, रिजर्व कैपिटल। हाँ, इसके संबंध में मैं थोड़ा आपसे बताना चाहूंगा कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसका धारा 65 की मैं बात करूं, धारा 65 के अंतर्गत कि अयाचित पूंजी का जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो हमारा अनिर्गमित पूंजी का वह एक भाग होता है, अयाचित पूंजी का एक अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के लिए एक रिजर्व कर दिया जाएगा, जिसका यूटिलाइज, जिसका प्रयोग कंपनी के समापन के समय इसका प्रयोग किया जाएगा, वह हमारा संचित पूंजी कहलाता है। नाम से स्पष्ट करा, संचय कर दिया जाएगा। एक यहाँ पर एक प्रॉफिट का एक हिस्सा रहेगा या अयाचित पूंजी का एक हिस्सा रहेगा, जो कंपनी के सिर्फ समापन के समय पर ही, कंपनी के समापन के समय ही कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनका पेमेंट करने के लिए अगर जो पूंजी बना दी गई है, तो ऐसी पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखिए, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 65 में इस बात का मेंशन किया गया है कि संचय कर देना कंपनी के समापन के समय ही इस पूंजी का यूज किया जाएगा, और स्पेशली किस लिए किया जाएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के कैपिटल का प्रयोग किया जाएगा। अगला आप जो आपसे कर रहा है वो आपका कर रहा है कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय। ध्यान रखिएगा, अगला आपसे कर रहा है पूंजी संचय। पूंजी संचय एक वह पूंजी होता है वास्तव में जो कंपनी अपने लाभों से एक फंड के रूप में तैयार करता है, जिसे हम लोग यहाँ पे पूंजी संचय के नाम से जानते हैं। वास्तव में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से एक भाग रिजर्व करता जाता है, जिसे हम लोग पूंजी संचय के नाम से जानते हैं, जो कि कंपनी को किसी संपत्ति को बेचने से या कंपनी के रीवैल्यूएशन करने से कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो वह हमारा पूंजी संचय के रूप में इसको रख दिया जाता है। या कोई कंपनी शेयर या डिवेंचर को इशू करने से, शेयर और डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करने से अगर जो प्रॉफिट होता है वह उसे पूंजी संचय के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर डिवेंचर का रिडेम्पशन करने से किसी प्रकार का अगर कोई लाभ होता है, तो उस लाभ को या भी यहाँ पर हमें पूंजी संचय के रूप में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये वास्तव में जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है, अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन रहती है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व कैपिटल होगा उसके लिए धारा 65 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इसका प्रयोग कंपनी के समापन के समय किया जाएगा, और किस लिए किया जाएगा, वो कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनके भुगतान के लिए किया जाएगा। और अगला आप जिस कर रहा है, ये वास्तव में पूंजी संचय जो हमारा कैपिटल रिजर्व है, ये वास्तव में कंपनी के लाभों में से, लाभ के एक हिस्से में से बनाया जाता है। और ये कैसे बनता है, किसी संपत्ति को बेचने से जो भी लाभ हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन करने से, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है उससे, या फिर कंपनी शेयर या डिवेंचर को प्रीमियम पर अगर इशू कर रही है, तो उससे जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है उससे किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका यूटिलाइज केवल कंपनी के समापन के समय किया जाएगा, और ये कंपनी के प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है। अगले पार्ट की बात करेंगे हम लोग, तो अगला पार्ट आपका हो गया शेयर। ध्यान रखिएगा, अब शेयर की बात करें तो शेयर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कंपनी की समस्त अंश पूंजी को, ये मान लीजिए कंपनी की पूंजी हो गई, इसको कई टुकड़ों में, ध्यान रखिए, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो इसका ये जो टुकड़ा होगा वो हमारा कहलाएगा शेयर। मीन्स कंपनी के जब समस्त पूंजी को विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो उसका एक टुकड़ा ही हमारा कहलाता है अंश या शेयर, हम उसको कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वास्तव में शेयर हमारा क्या है, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर हमारा क्या है, पार्ट ऑफ कैपिटल, एक पूंजी का एक भाग है, समझ लीजिए, पूंजी का एक हमारा क्या है, एक भाग हमारा ये है। पूंजी का हमारा क्या है, एक भाग। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा इक्विटी शेयर होता है, दूसरा हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर। आप यहाँ पे शेयर ये प्रकार समझ लीजिए, काइंड्स उसको कह लीजिए। शेयर दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा होता है इक्विटी शेयर जिसको हम लोग समतांश के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा क्या है, प्रेफरेंस शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी की बात करें, समतांश की बात करें, समता अंश वे अंश होते हैं जो वास्तव में पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं, और समता अंश को पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभ या प्रॉफिट देने के बाद जो बचता है वह दिया जाता है। और वास्तव में ध्यान रखिएगा, ये जो समता अंशधारी होते हैं, जो समता अंश को खरीदे होते हैं, उसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, और यही वास्तव में क्या होते हैं, रियल ओनर। कंपनी के रियल ओनर अगर कोई होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। इनका मेन मकसद होता है, कंपनी में पैसा लगा दिए हैं, ओनरशिप
मालिकाना पाने के लिए ये लोग पैसा लगाते हैं, इसीलिए वास्तव में ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं। और कंपनी की जो भी मीटिंग होती है, जो भी एजीएम हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, या किसी प्रकार का जो भी कोई मीटिंग होता है, उसमें इनको पूर्ण रूप से बैठने का और सलाह मशवरा करने का पूरा अधिकार होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वास्तव में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वह शेयर होल्डर होता है, पूर्वाधिकार अंश वह होता है जो वास्तव में सिर्फ प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए होता है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में इस बात का मेंशन किया गया है कि वास्तव में इनको सर्वप्रथम कंपनी से 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। नाम से करा पूर्वाधिकार, ध्यान रखिएगा, पूर्वाधिकार करा 2 प्रकार का अधिकार होता है। एक तो लाभांश, या इसको लाभ कह लीजिए अपनी भाषा में समझने के लिए, शेयर पर मिलने वाले लाभ को लाभांश कहते हैं। ध्यान रखिए, इन द केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले लाभ या लाभांश इन प्रकार के शेयर होल्डर को मिलने का अधिकार है। यह कंपनी अधिनियम 2013 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर लाभ होता है तो सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा? पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा। दूसरा इनको अधिकार प्राप्त होता है अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी समापन होती है, ध्यान रखिएगा समापन की मैं बात कर रहा हूं, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, समापन होती है, तो सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे पूर्वाधिकार, दुनिया वाले अगर आपसे पूछे तो कि पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो बताइए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें 2 विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। पहला अधिकार क्या है? लाभ अगर कंपनी को हो रहा है तो सबसे पहले लाभ या लाभांश इन प्रकार के अंशधारियों को मिलेगा। दूसरा आप कर रहा है उनको विशेष जो अधिकार प्राप्त हुआ है, अगर कंपनी का समापन होगा, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले जो बंटवारा किया जाएगा, जो भी इनका हिसाब होगा, सबसे पहले इनका हिसाब चुकता किया जाएगा। बाद में अगर लाभ देने के बाद बचेगा तो जो मैंने इसके पहले जो मैंने बताया है इक्विटी शेयर होल्डर उनको मिलेगा, अगर लाभ होगा तो इनको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभ सबसे पहले मिलेगा और समापन भी अगर होगा तो सबसे पहले इनको भी इनका पेमेंट किया जाएगा। हाँ, अगर मैं बात करूं तो पूर्वाधिकार अंशधारी या पूर्वाधिकार भी निम्न प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। पूर्वाधिकार अंशधारी भी कई प्रकार के होते हैं। पहला आपसे कह रहा है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में वास्तव में इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसको वास्तव में हिंदी में क्या बोलते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश समझते हैं हम लोग, संचयी पूर्वाधिकार अंश होता क्या है? ध्यान रखिएगा कि वे अंशधारी जो कंपनी में लाभांश या लाभ तो पाने का अधिकार तो होता ही होता है, लेकिन किसी विशेष वर्ष में यदि कंपनी लाभांश का घोषणा नहीं करती है या उस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता है, तो ऐसी दशा में उस वर्ष के लाभ को इनका क्या कर दिया जाएगा? ध्यान रखिए, संचय कर दिया जाएगा। नाम से स्पष्ट करा है संचयी पूर्वाधिकार अंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। लाभ अगर हो रहा है तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी ने लाभांश का घोषणा नहीं किया है या उस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ है, तो ऐसे दिशा में उस वर्ष इनके लाभ को रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष के किया जाएगा। अगले वर्ष प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले ये वाला मिलेगा, फिर उसका करंट ईयर का मिलेगा उनको। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या रहा है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ध्यान रखिएगा, इस पूर्वाधिकार अंश में यह बताया गया है कि यदि कंपनी को लाभ हो रहा है तो आप जो भी आपका रेट होगा, जो भी एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो भी आपको लाभांश दिया जा रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को उस वर्ष लाभ नहीं होता है या उस साल कंपनी लाभांश घोषित नहीं करती है, तो ऐसी दिशा में आपको लाभ नहीं मिलेगा और न ही उस लाभ को अगले वर्षों के लिए रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि नाम है असंचय, इसमें संचय नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, कन्वर्टेबल, अगला कर आपसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिसपे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक विशेष समय अवधि के लिए, निर्धारित समय के लिए दी जाती है कि यदि वह चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर को अगर वह चाहते हैं तो वह इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर यदि आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो अपने शेयर को समान अंश में, समता अंश में परिवर्तन करा सकते हैं।
अगला आपका करा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। इसमें अपने शेयर, अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के संबंध में आपको परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। एक तैयार कीजिए, दूसरा उसी का उल्टा है। जैसे कम्युलेटिव संचय, इसमें संचय नहीं होगा। परिवर्तन, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें, इक्विटी में, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला आपसे कर रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ध्यान रखिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इसको बोलते हैं शोध पूर्वाधिकार अंश। ये वास्तव में वह पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित समय अवधि के अंदर भुगतान करना होता है। शोध मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि के बाद पेमेंट करना। भाई सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंशधारी जब किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसके दिल दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि मेरा पैसा कब वापस होगा। एक निश्चित समय अवधि के बाद जब कंपनी द्वारा उस शेयर होल्डर के पैसे को लौटा दिया जाता है तो हमारा कहलाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोध पूर्वाधिकार अंश। अगला आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वास्तव में कंपनी के समापन के समय भुगतान किया जाएगा। हाँ, इनका जो भी डिविडेंड होगा, वो मिलता रहेगा, परंतु कंपनी अधिनियम जो आपका है 2013, इसकी धारा 55 में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है अब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। एक प्रकार से कह लीजिए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर धारा 55 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत बंद हो चुकी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का इशू नहीं किया जा सकता है। समापन के समय मिलता है, लाभांश इनको हर साल मिलता रहेगा, लेकिन इनका पैसा जो होगा, मूल पैसा जो होगा वो समापन समय मिलेगा। लेकिन वर्ष कंपनी अधिनियम ने वह धारा 55 के अंतर्गत प्रावधान करके इसको बंद कर दिया है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, देखो नाम से करा पार्टिसिपेट करना। यानी कि इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। इनको लाभांश, इनका जो भी हिस्सा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु अगर कंपनी को कोई एक्स्ट्रा, कोई सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, अगर कंपनी को कोई अधिक या कोई सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी इनको प्रॉफिट पाने का अधिकार होता है। कह लीजिए एक प्रकार से इनको जो भी इनका हिस्सा होगा वो हिस्सा तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन कंपनी को अगर अतिरिक्त कोई लाभ होता है तो उस अतिरिक्त लाभ में से भी इन प्रकार के शेयर होल्डर को लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अंतिम जो हम आ रहे हैं वो कारण नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ध्यान रखिएगा, ये वे अंशधारी होते हैं जिनको सिर्फ अपने हिस्से का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। हाँ, कंपनी को यदि कोई एडिशनल प्रॉफिट या सरप्लस या किसी प्रकार का कोई सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उस अतिरिक्त पैसे में से इनको किसी प्रकार का कोई लाभ या लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आप प्रेफरेंस शेयर को समझ लिए। प्रेफरेंस शेयर दो आपका 8 प्रकार का होता है। इस तरह से मैंने 8 के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार के कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।